सी वेरी गुड। आओ आओ आओ। तो देखो भाई, आज हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है भाई, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है भाई, ये क्या चीज है जिसके बारे में समझाता हूं, एक बार के लिए आ जाओ तुम। हैप्पी टीचर्स डे सर। अरे धन्यवाद भाई, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी भाई। आज 5 सितंबर है भाई, और 5 सितंबर के अवसर पर भाई, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को भाई शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जीवन में जिस भी किसी व्यक्ति से कुछ भी नई चीज सीखने को मिले तो एक तरीके से वही आपका शिक्षक या वही आपका गुरु होता है। चाहे आप किसी से साइकिल चलानी सीखते हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाना, चाहे गाड़ी चलाना, जरूरी नहीं आप एजुकेशन जो पढ़ाई लेते हो सिर्फ वही शिक्षक होते हैं। आप कहीं से कुछ भी सीखते हो तो वही आपका गुरु होता है। आगे से समझ में, तो आप सभी को भाई शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। ठीक है, ये बातें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। ठीक है जस्ट फॉर फन। इसी खुशी में सेटिंग करवा दो सर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तू जरूर आइए भाई, तेरी जरूर करवाएं सेटिंग। करें मैं स्टार्ट। राम राम जी सारे, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई बड़ी दोपहर में 3:15 बजे की शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो क्या अंतर है जो फटाफट से। तो देखो भाई, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री उसका एक चैप्टर हो चुका है। हमने बहुत सारे जो भी विदेशी परिंदे भारत के अंदर आए, पुर्तगाली आए, फ्रांस आए, डच आए, उनके बारे में मोटा मोटा हमने पढ़ा। अभी उनके बारे में और भी पढ़ना हमें। आप ये मत सोच रहे ना वो सौदा पूरा हो गया, वो सिर्फ चैप्टर 1 के अंदर जितनी चीजें दे रखी थी वो पूरी हुई है। अभी जैसे एक दो चीजें और भी रह रही हैं, थोड़ी डीप में एक दो आंदोलन थे, ठीक है, कर्नाटक आंदोलन, कर्नाटक का युद्ध, ये 2-3 चीजें और भी रह रही हैं, अभी वो भी करवानी बाकी है, वो अभी करवाऊंगा इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो अभी उस चैप्टर को कंप्लीट मत मानना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी बाकी पड़ी हैं। ठीक है, एक बार के लिए समझो मोटा मोटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पुराने समय के अंदर जो हमारा समाज था उसके अंदर कैसे क्या कुछ परिवर्तन करना है, जो हम लोग धर्म को मानते थे उसके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ, तो उन सारी चीजों को लेकर है अलग अलग आंदोलन हुए, अलग अलग चीजें हुई। इसी का नाम था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, करें स्टार्ट भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। खरखोदा से तेज बारिश के साथ लाइव गीतिका। गीतिका भाई, इधर तो बारिश नहीं आने लगी, हिसार में बिल्कुल तेज एचडी धूप निकली हुई भाई, सच में बहुत तेज धूप निकली हुई। अभी फिलहाल मैं खिड़की से बाहर देखने लग रहा हूं। ठीक है, बहुत तेज धूप निकली हुई है, गर्मी चुभने वाली धूप है। ठीक है सर, करवाने में कितना सर, लीगर करवाने में कितना, अरे कितना खर्चा था? लेजर हो है, लीगर को नहीं होता के कुकर के हो भाई, मन वो भाई अलग अलग हो यार, मन्ना के डॉक्टर पूछो यार। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सुधार आंदोलन। कोई भी हमारे पास जो भी सुधार आंदोलन होता है, समाज को सुधारने के लिए जो भी हमारा आंदोलन होता है ना, उसके अंदर मेनली 2 टाइप की चीजें आती है, 2 टाइप के लोग होते हैं। कोई भी हमारा सुधार आंदोलन होता है उसके अंदर भाई, जैसे आप ये समझ लो बाल सुधार, यानी बच्चों को नहीं सुधारा। जब आप छोटे थे आपके मम्मी पापा आपके मार देंगे पाइपा के भाई, मार ले तो मेरी बहुत बुरी डाल तोड़ा करते हो। मैं करता बचपन में नाल बैदी, ठीक है, नूल बैद करी जाता, कोई किसी थप्पड़ मार दिया, कोई किसी मुक्का मार दिया, किसी का गलती धक्का लग गया, पड़ गया, उसका हाथ टूट गया, मतलब इसी से मतलब बहुत कांड हो मेरा जीवन में। अब घर के पिट्टा कर दे मारा तो मतलब आप पाइप को नहीं दी, पाइप पानी भरिया करा, पाइप ओवर डाली उस गेल पिट्टा करता थैड थैड नु मारिया करता पिंडिया पर पाछा नु करया करता पाछा कचर 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 नु करंट सा आया करता एकदम। ठीक है, अगर गराए को नु वाइपर ले रखा था नु वो पानी बाहर सरकाने खातर। ठीक है, एक दिन तो भाई कुकर था, मैं किचड़ में साइकिल चलाने लग रहा था, बूंद आने लग रही थी, किचड़ में साइकिल गेल हो रहा भाई, सारा किचड़ में किचड़ हो गया, और धोला पजामा पहरा था जमा उससे दिन भाई, और धोला उड़ा जमा नु समझ ले भाई, जमा सारा किचड़ में किचड़ हो गया। घर आंदे मेरी मम्मी ने देखा यो क्या हाल हो रहा भाई, ऐसा बूंदा वाइप उस टाइम करने लाई प्रेस दौड़ रही थी मेरी मम्मी, वो सारा किचड़ उसका पानी था, वाइपर गेल और वाइपर था था ऐसे मारे भाई धड़ धड़ 3 दिन नील को नहीं गया, 7 पर 5-6 नील हो रहे थे भाई। तो उसको बोलते सुधारना, यानी तुम गलत दिशा की तरफ जाने लगे, लत्ते कौन दोगा है, ये पजामा मैला कर लिया सारा का सारा, तो भाई जिद्दी सोच दिया पिटा कर दे। तो सुधार आंदोलन था भाई। तो सुधार यानी कि एक तरीके से समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, इसके अंदर मेनली 2 टाइप के लोग आया करते। एक तो आया करते सुधारवादी, जो वास्तव में समाज को सुधारना चाहते हैं। दूसरे आया करते पुनरुत्थानवादी, यानी जो पहले से जो चीजें चलती आने लगी है उन्हीं चीजों को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते थे। यानी क्या था इसके अंदर हमारे 2 टाइप के लोग थे। एक तो कौन से थे? सुधारवादी, जो वास्तव में समाज के अंदर सुधार चाहते थे। दूसरे थे हमारे पास पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी भाई। ठीक है, 2 टाइप के लोग होते थे भाई। सुधारवादी कौन से होते थे? सुधारवादी वो लोग होते थे जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। लिखेंगे सभी साथी, जो समाज में, अरे यार ये गलत सौदा है भाई, क्लास के बाद संपर्क, अभी नहीं, जो समाज में सुधार लाना चाहते थे वह सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, इनका नाम था कौन? क्या नाम था? सुधारवादी भाई। ठीक है जी। और पुनरुत्थानवादी कौन से थे? पुनरुत्थान, पुनर का मतलब दोबारा, उत्थान का मतलब उठाना, यानी जो चीजें पहले से समाज के अंदर फैली हुई है उन्हीं चीजों को दोबारा से शुरू करना। ठीक है, यानी कि पुरानी चीजों को समाज में दोबारा शुरू करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते थे पुनरुत्थानवादी। दोबारा से उन चीजों को उसने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है जी। पुराने समय के अंदर हमारे समाज के अंदर कौन कौन से टाइप की सामाजिक बुराइयां थी? बहुत सारी थी। जैसे जी जारी मारना,
जारी मारना पुराने समय से हमारे समाज के अंदर ये चलती आने लगी परंपरा, अभी भी चलती है, ठीक है। ये सामाजिक बुराई तो अभी तक खत्म नहीं हुई। दूसरी हमारी असभ्यता, छुआछूत। पुराने समय के अंदर हमारे पास अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक सामाजिक बुराई थी। भाई कोई भी जैसे मान लिया दूसरी जात का है तो उसके साथ ये बिहेव करते ना, भाई ये दूसरी जात का, नीची जात के, इसके हाथ भी नहीं लगवाना वरना अपना बीमारी हो जाएंगी अपना, मतलब जो नीची जात का अगर उसका अगर हाथ भी लग जाएगा पानी का खाना तो खाना पीना कौन कराया करते, मतलब इतनी खराब सिचुएशन आएगा, जो असभ्यतावाद बोलते थे। दूसरा हमारा अंधविश्वास होया करता, मतलब कि लोग अंधविश्वास के अंदर बहुत वो रखा करते, भाई हाँ सांप काट लिया, झाड़ा लगवा लो, भी रखा है लोग, भी खत्म को नहीं हुई है, काफी हद तक तो खत्म, लेकिन गांव वगैरह के अंदर जाओगे तो उधर अभी भी वो है, ठीक है। पीलिया हो गया, अरे के नाम है यो टाइफाइड हो गया, उस केस में भी झाड़ा लगवा लो, झाड़ा लगवा लो, झाड़ा, अरे झाड़ा तो कौन ठीक होया करे, और लोग मानना भी कौन नहीं, जोन सी चीज़ें ना मानना है ना, वो अपनी बात कौन मानना है यार। तुम खुद बताओ, पीलिया होया है, टाइफाइड है, पेट के अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस जो घुसे हैं पेट में, उनकी ज्यादा बीमारी हुई है, वो छोटी आंत के ऊपर प्रभाव, आंत के ऊपर प्रभाव डालेगा, टाइफाइड आंत के ऊपर प्रभाव डालेगा, पीलिया तरह लीवर के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब जो बीमारी उसके ऊपर काम करो ना, झाड़ा की कर दिया तुम बताओ, झाड़ा भगवान थोड़ी ना है। और 100 बार बता चुका हूं कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जो तमी अलग अलग बाबियां मानो ना, यो बाबा सब तो ऊपर, तो भगवान का उतारन, कुछ को नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता, तो मतलब लोग मानते नहीं, तो इसको बोलते थे अंधविश्वास, यानी अंधविश्वास करते थे आंख मिच के। मान लो कल मैं भी लाइक जाऊँ, हाँ भाई मेरा हाथ लगवाना था, और मतलब क्या बोले अगर भाई तो लोग उसने ही मान लेंगे, हालांकि ये चीज पॉसिबल है कौन भाई, मानो यह बात है, या चीजें संभव कौन भाई। तो लोग नो अंधविश्वास हम पड़े रहे जितने बाबे वगैरह ट्रेंड में और कुकरा है, इन बाबे ने कोई पूछा है, एक मिनट रुकिए। सर जी क्या बैच लेना, डिस्काउंट चला दो चला दिमाग, क्लास खत्म पास चला जाऊं बस, ठीक है भाई। तो ये चीज समझ गए, यानी इस टाइप से अंधविश्वास था। तीसरी जो हमारी एक बुरी प्रथा थी उसका नाम था बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब पहले ये ट्रेंड होता था भाई एक आदमी जितनी मर्जी चाहे उतनी शादियां कर सकता था, नुको ये रूल होता है, तो ये बने आजादी पाछा भाई हाँ एक आदमी एक के ब्याह करेगा। पहले ये सोचा करता भाई जोन सी पसंद आवे आदमी ने गली में घूमना जारी मार देना, अरे मैडम जी इधर भी देख लो एक बार, दोनों जारी मार देना भाई, ठीक है। मैडम ना तो इसे जार पसंद आया करे, जोड़ बैठ करे, मैडम आजकल जो सीधे साधे सिंपल लड़के पसंद को नहीं आते, जोड़ बैठ करे पुकरापन देखना वो पसंद आया करे, मैडम जी नो नाखून से बांधे, हाँ जी पसंद हो बस ब्याह होया, ठीक है। फिर एक दिन और कितने हांड चला गया, रेड स्क्वायर में जारी मार ली, फोरा चौक पर जारी मार ली, कोई चोरी दिख गई मारती जारी जितने फिर ब्याह हो गया। मतलब कि मल्टीपल जो शादी होने लग रही थी, ठीक है, बहुविवाह ये भी एक समाज की बुराई थी, ठीक है। मतलब फिर यार आदमी एक महिला को संभाल नहीं पाता, 3-3 4-4 महिला उनका फिर आपस में मौजूद बाजदा, ठीक है। फिर एक बुराई का नाम था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा सबसे बड़ी बुराई थी भाई, महिला को पर्दे के अंदर रहना। वैसे अगर आप देखो पुराने समय के हिसाब से जो वो चीज थी, देखो भाई ये आप लोगों ने बोलोगे समाज के हिसाब से ऐसे वैसे ऐसे वैसे, मतलब मैं एक मेरे दिमाग में विचार है, मैं अपना एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। पर्दा प्रथा था ना, वो उस टाइम के हिसाब से सही था, जो उस टाइम था पुराना समय, वर्तमान के हिसाब से नहीं बताना, पुराने समय के हिसाब से सही था। क्योंकि उस टाइम जैसे ये मुगल शासक होया करते और होया करते, वो नोए हांडी लाया करते डक डक, कोई सूत्री लगाई दिखी जिसका ब्याह हो रहा हो उसका चक्की ले जाया करते, तो इसीलिए उस टाइम महिलाओं का मुंह ढकवाया जाता था, ताकि भाई कोई भी जैसे किसी और की बुरी दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े, दुष्कर्म बलात्कार जैसे केस ना हो, ठीक है। इसलिए उनको भाई संभाल के रखने के लिए उनका मुंह ढकवाया जाता पुराने समय के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से चीजें सही थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ है ही नहीं ना। वर्तमान में तो ना रेप वगैरह होते, ना बलात्कार वगैरह होता, ना कोई ऐसा सिस्टम में राजा वगैरह आया और मनपसंद की रानी चुक के ले गया, ठीक है। तो उस टाइम सिचुएशन अलग थी, तो वर्तमान में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आखिरी जो थी, जो मेन कुरीति थी, जिसका नाम था बहुदेववाद, ठीक है। बहुदेववाद का मतलब लोग बहुत सारी देवी देवताओं को मानते थे, जो कि अभी भी मानते हैं, ठीक है। हालांकि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए जो भी हो गए, उन सबका एक ही चीज कहनी है कि भगवान एक ही होता है, ठीक है। आप उसको किसी भी फॉर्म के अंदर मान सकते हो, उनके अलग अलग रूप हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो लिखेंगे सभी साथी, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि समाज के अंदर सामाजिक बुराइयां कौन सी थी, सामाजिक बुराइयां थी कौन कौन सी, जो कि जिनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामाजिक बुराइयां जो हमारे पास पहली थी वो तो कौन सी थी हमारे पास, एक का नाम तो कौन सा था हमारा जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी, होती अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। दूसरी थी हमारी सती प्रथा, ये भी आगे बताऊंगा सती प्रथा क्या चीज होती है, ये भी बड़ी खतरनाक सौदा था, ठीक है। तीसरा था हमारा जैसे और भी कुछ लगा लो यार, सती प्रथा हो गया हमारा, और वो था अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास भी इसी के अंदर, बहुविवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, अंधविश्वास, बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब बहू का ब्याह कर दिया है, बहुविवाह का मतलब मल्टीपल शादी, ठीक है। पांचवा हमारा एक पर्दा प्रथा हो गया। तो ये हमारी कुछ सामाजिक बुराइयां थी जो कि उस टाइम पुराने समय के अंदर समाज के अंदर फैली हुई थी, ठीक है जी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी वह पुराने समय के अंदर, तो पुराने समय के अंदर महिलाएं मेनली 3 रीजंस की वजह से उनकी स्थिति खराब थी, लिखेंगे सभी साथी।
महिलाओं की स्थिति तीन कारणों से खराब थी। कौन कौन से तीन कारण थे जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति खराब थी पुराने समय के अंदर? तीन जो मेन जो बुरी प्रथाएं जो चलने लगी, जो स्पेशल महिलाओं को टारगेट करके बनाई गई थी, पहली का नाम था बहुविवाह, यानी कि मल्टीपल शादी होती थी, महिलाएं इसके अंदर दुख पाती थी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आती है सती प्रथा। सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा का मतलब भी आगे समझाऊंगा। भाई पुरुष की अगर मृत्यु होती है तो उसके साथ महिला को जिंदा जलाया जाता है, ये भी बहुत ही गलत चीज थी। तीसरी थी विधवा पुनर्विवाह, अलाउड नहीं था। कोई अगर महिला विधवा होगी तो उसकी दोबारा से शादी नहीं होगी, ठीक है, वो विधवा ही रहेगी पूरी उम्र, जो कि गलत था, बैन था। ठीक है, तो ये तीन मेनली सामाजिक बुराइयां थी जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थितियां थी पुराने समय के अंदर वो बहुत ही खराब थी। ठीक है जी। तो वर्तमान में मैं किस चीज के ऊपर बात करनी है? महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। ठीक है, अब जो चीज पढ़ेंगे, अभी तक जो चीज पढ़ी ये था एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन, जो कि मैं भी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इनसे कोई पर्सन बनना बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन अब जो मैं चीज कराऊंगा इससे पर्सन तारा 100% बनेगा। ठीक है, आ जाओ भाई हाथी रामो फटाफट। देखो पहला क्या, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो जो सबसे पहला जो कदम उठाया गया वो उठाया गया सती का उन्मूलन। पहला कौन सा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, पक्का आएगा, सती का उन्मूलन। भाई सती प्रथा, पहली चीज तो सती प्रथा आप सभी को पता क्या होती है। पुराने समय के अंदर क्या होता, जैसे मान लिया ये अपनी क्लास में से कोई लड़का ले लो, प्रतीक, प्रतीक नाम का कोई लड़का है, मान लीजिए प्रतीक हो गया भाई। ठीक है, ये प्रतीक नाम का कोई नर है भाई, इसकी कोई मादा, कोई लड़की का नाम देखो कोई आई है, कानू यादव, चलो कानू ले लिया, कानू नाम की कोई लड़की है भाई। ठीक है, ये दोनों मान लिया हस्बैंड वाइफ बन गए, दोनों के चेहरे पे समाइल आ गई, थोड़े थोड़े शर्मा रहे हैं, गालों के ऊपर लालिमा आ गई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तुड़वाऊंगा तुम्हारा बंधन। और मान लो प्रतीक की मृत्यु होगी। ठीक है, एक दिन जारी मारने लग रहा था किसी लड़की के ऊपर, उस लड़की के भाई ने देख लिया और उसके गोली मार दी, प्रतीक की होगी एट द ऑन द स्पॉट सीधी मृत्यु। ठीक है जी। तो अब जिस टाइम प्रतीक को फूकेंगे ना, यानी जलाएंगे चिता के ऊपर लेटा के, तो रूल ये था कि इस कानू को भी क्या है, इसके साथ जिंदा जलना पड़ेगा। हालांकि इसका कोई दोष नहीं है, फिर भी इसको इसके साथ जिंदा जलाया जाएगा, इसी चिता के ऊपर लिटा के। ठीक है, इसी प्रथा का नाम था सती प्रथा। आप सोचो पुराने समय की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार था, ये बहुत ही गलत चीज थी भाई। ठीक है, तो ये था भाई मेनली सिस्टम सती प्रथा का। तो सती प्रथा हर एक साथी के समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड, मार दिया बेचारे को तो जिन्हें कहूँ था राज्य ना हुई उल्टा उमेगा ठीक है भाई, तो क्या था भाई, साल भी याद रखना 1829। ठीक है, अगर सती प्रथा दोबारा से करी तो तुम्हारे ऊपर लगेगा फाइन, 29 फाइन, फाइन का मतलब जुर्माना। ठीक है, अगर तुमने सती प्रथा को दोबारा से लागू किया तो तुम्हारे ऊपर लगेगा फाइन 1829। ठीक है जी। 1829 में क्या था, 1829 में राजा राम मोहन राय, RRR का मतलब राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों की बदौलत, भाई इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन करे, बहुत ज्यादा मतलब कि सरकार को जगाने काम किया, उस टाइम अंग्रेजों की सरकार थी, प्रयासों की बदौलत अंग्रेज जो गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हर साल आता है, बैन लगा दिया। मतलब चीज क्या, चीज समझ में आई या नहीं आई? चीज ऐसी है, देखो क्या है, एक तो तुम्हें साल याद रखना 1829 पक्का आता है एग्जाम के अंदर, 1829 सती प्रथा के ऊपर मतलब लगा दिया फाइन।
राजा राम मोहन राय डायरेक्ट याद रह जाएगा भाई, इन्होंने खूब ज्यादा आंदोलन करे कि सती प्रथा पर बैन लगे। विलियम बेंटिक, बेंटिक के अंदर देखो नाम के अंदर क्या है, बेंटिक के अंदर बैन, बेंटिक के अंदर क्या नाम है, बैन, यानी सती प्रथा के ऊपर बैन लगाने में कौन थे, गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिक थे। किसके प्रयासों की वजह से, राजा राम मोहन राय। साल कौन सा था, 1829। इसके ऊपर क्या तुम्हारा सती प्रथा के ऊपर बैन लग गया। सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी सती प्रथा के बारे में, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, लिख के ले लो चाहे तुम इधर, ठीक है। सभी साथियों के समझ में आई इतनी चीजें? आगे चलूं? बताओ भाई क्या गया भाई? देखो भाई क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई। आगे चलो। हाँ भाई देखो एक और चीज बता देता हूँ, जिन जिन साथियों ने बैच ले रखा है, चाहे जीके का ले रखा हो, चाहे कोई भी उसका ले रखा हो भाई, चाहे सीईटी ग्रुप डी का, सीईटी मेंस का, जो भी है, उसके अंदर भाई मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया भाई। आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से मतलब अटैच हो सकते हो भाई। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ना भाई, कोई क्लास आज होगी या किसी क्लास की बाई चांस आज छुट्टी लगती है, या कोई भी मुझे पीडीएफ मैंने डाल ली है, कोई हैंडरिटन नोट्स किया, कुछ भी जो चीज़ मैं बताता हूँ वो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आप बैच के अंदर जाओगे तो उधर आपको ऊपर टेलीग्राम का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, तो उधर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जो बैच परचेज करते हैं सिर्फ उसी को शो होता हो। आगे चलूं भाई, पहली चीज समझ में आई। अब आता हमारे पास सेकंड नंबर पे आता विधवा पुनर्विवाह। सेकंड नंबर पे क्या आती, जो महिलाओं के प्रति जो कुप्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है। विधवा पुनर्विवाह का मतलब, जैसे पहले क्या रूल होता भाई, विधवा होगी भाई, इसका हस्बैंड मर गया तो इसको तो डायरेक्ट जिंदा जला दिया जाता था। फिर क्या समय के साथ जैसे ही तुम्हारा सती प्रथा के ऊपर बैन लग गया, फिर ये रूल बना दिया भाई, सरकार ने बैन लगा दिया कि अंग्रेज सरकार ने कि भाई हाँ सती कोई मतलब किसी महिला का अगर हस्बैंड मर गया तो उसको जिंदा नहीं जलाना। तो समाज ने क्या रूल बना लिया भाई, जिंदा नहीं जला सकते तो इसके साथ कोई और शादी भी नहीं करेगा, ठीक है भाई। ये विधवा हो चुकी है, अब इसके साथ कोई और मर्द शादी नहीं करेगा, तो ये रूल भी बना दिया था। मतलब ये समाज के लोगों ने रूल बना लिया कि भाई चलो इसको जला नहीं सकते, सरकार ने रूल बना दिया, तो अब क्या इसके साथ दोबारा शादी भी कोई नहीं करेगा। मतलब वो अकेली अपना जीवन काटती थी पूरा, ठीक है। फिर क्या बनाया, फिर अंग्रेज सरकार ने रूल बना दिया विधवा पुनर्विवाह, कि हाँ भाई अगर कोई महिला विधवा हुई है तो उसकी दोबारा से शादी वो कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कानूनी अपराध होगा अगर उसको कोई रोकेगा तो, ठीक है। अगर कोई मर्द करना चाहता शादी तो कर सकता है। तो ये कैसे क्या कुछ हुआ था 1856 में, याद कैसे 1856 में क्या है, इतिहास के अंदर ये कांड छप गया कि हम विधवा महिलाओं का भी दोबारा से शादी होने लग रही है, ठीक है। 1856 में क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसे वहां पर राजा राम मोहन राय था, एक समाज सुधारक, उसने खूब आंदोलन करे थे सती प्रथा के लिए, तो यहां पर विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, साक्षात समझ साक्षात ईश्वर आगे थे, भगवान नीचे आगे थे, यहाँ पे विधवाओं का दोबारा से विवाह करवाया। तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, इनके प्रयासों की बदौलत जो डलहौजी था, यहां पर कौन था सती प्रथा के अंदर, हमारा विलियम बेंटिक था, यहां पर कौन आ गया, डलहौजी, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों की बदौलत डलहौजी ने क्या है, यह कानून पेश किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों की बदौलत, ठीक है, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों की बदौलत डलहौजी कौन था, जैसे पहले विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, तो बाद में डलहौजी गवर्नर जनरल बन गया था 1856 के पास, ठीक है। डलहौजी जो कि क्या था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल द्वारा यह कानून पेश किया गया। भाई क्या कानून पेश किया गया, भाई जो भी तुम्हारी विधवा महिलाएं होंगी भाई उनकी दोबारा से शादी हो सकती है, ये चीजें संभव है, ठीक
ठीक है जी। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसके अंदर जो ये विद्यासागर है ना, विद्यासागर जो इनको ये सरनेम मिला था, ये जो उपाधि मिली थी, ये किस वजह से मिली थी? ये एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उस संस्कृत कॉलेज का नाम विद्यासागर था, इसकी वजह से विद्यासागर नाम इनको मिला था। एग्जाम के अंदर बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर में विद्यासागर इनको किसकी बदौलत मिला था? क्योंकि ये एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे जिसका नाम विद्यासागर था। लिखेंगे सभी साथी, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में इनको ये सरनेम मिला था। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार आते हैं। ठीक है जी। और विधवा पुनर्विवाह के लिए कुछ संस्थाएं भी स्थापित हुई, जो कि जिन्होंने स्पेशल टेंडर लिया कि हाँ भाई, मतलब कि हम भी ये पूरा प्रयास करेंगे, कोई भी महिला ऐसी ना बचे कि भाई उसका विधवा पुनर्विवाह करवाने के लिए हम भी स्पेशल मतलब कि पूरे प्रयास करें। कोई आंदोलन करने लगा, किसी ने मतलब स्पेशल टेंडर लिया, हम देवाएं तो विधवा लड़कियों की दोबारा से शादी कर लो, ठीक है, तुम्हारा 1 साल का खर्चा हम देंगे। तो इस टाइप के कुछ अभियान चले। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह नाम की 2-3 जो संस्थाएं चली या जो अभियान चला, वो 2-3 लोगों के द्वारा और चलाया गया, जो कि एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया पिछले सालों के अंदर। पहला अभियान कौन सा था? एक 1853 के अंदर चला था। जैसे 1856 के अंदर जो कानून बन गया था, तो 1853 में यानी कि कानून बनने से पहले किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया था विशु शास्त्री पंडित के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? विशु शास्त्री पंडित के द्वारा क्या है, यह अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम क्या था? विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। ठीक है भाई, जो विधवाओं का जो विवाह है, ठीक है, उसको पूरी उत्तेजना के साथ पूरा किया जाएगा। ठीक है, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल के माध्यम से क्या थे, ये काम करते थे विशु शास्त्री पंडित। सिर्फ एग्जाम के अंदर इतना पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह संस्था या अभियान 1853 में किसी ने चलाया था, तो विशु शास्त्री पंडित, ये याद रखना। इसको चाहे बेशक भूल जाना, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब आता हमारा 1861 वाला। एक था 1861 में। 1861 में भी भाई एक एमजी रनाडे नाम का व्यक्तित्व था। देखो 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह तुम्हारा लागू हो चुका, उसके बावजूद भी एक इन्होंने भी एक स्पेशल संस्था बनाई एमजी रनाडे ने, जिसके माध्यम से क्या था, विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया गया, मतलब शादियां इन्होंने स्पेशल करवाई। चीजें समझ में आई? यानी 1861 के अंदर इनके द्वारा गई। तो दोनों के नाम आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर बाकायदा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है भाई, चीजें आई समझ में? वेरी गुड भाई। तो इन दोनों के आपको बकायदा साल और नाम याद रखना है। 1853 विशु शास्त्री पंडित, 1861 एमजी रनाडे। चीजें समझ में आ गई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। ठीक है जी। और एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने क्या है, एक साप्ताहिक अभियान भी चलाता था। साप्ताहिक का मतलब हर वीक के अंदर ये इसका मतलब चुल उठा कर दी, नो आराम था, बैठा रहा करता, बैठा के अंदर नु कीड़े उछल जा कर दे कि विधवाओं के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, इस हफ्ते विधवाओं के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब अंदर तनु उठा कर दे इसका। ठीक है, तो इसने एक अभियान चलाया, मतलब एक व्यक्ति तो था, ठीक है, जिसका नाम था करसोनदास मूलजी। तो इनके द्वारा अभियान चलाया गया जिसका नाम था सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश अलग चीज है, ये सत्य प्रकाश, दोनों के अंदर डिफरेंस है। सत्य प्रकाश अभियान चलाया गया, सत्याप्रकाश। ठीक है, सत्याप्रकाश क्या था, इस अभियान का नाम था, और चलाया किसके द्वारा? करसोनदास मूलजी के द्वारा चलाया गया। करसोनदास मूलजी के द्वारा ये अभियान चलाया गया। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी बकायदा पूछा गया है। 1861 में विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने मेनली संस्था अभियान चलाए, तो एमजी रनाडे ने। ठीक है, बाकी 1856 के अंदर लागू हो चुका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किन के प्रयासों, गवर्नर जनरल कौन सा उस टाइम? डलहौजी था, डलहौजी के द्वारा लागू किए गए थे। तो ये चीजें बताओ, हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। सर दिल्ली पुलिस में एज कब तक की काउंट होगी? भाई अभी कुछ नहीं पता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता भाई, वो अब डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर। एसएससी कई बार जैसे 1 जुलाई के हिसाब से काउंट करती है, कई बार 1 जनवरी के हिसाब से, अब नोटिफिकेशन के बाद ही पता। बस आने वाला 5-10 दिन में नोटिफिकेशन। सर दिल्ली पुलिस में ये आएगा ऋतिक? हाँ भाई ऋतिक,
एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर आएगी ना जीके तो। चलूं भाई आगे। वेरी गुड, एक मिनट रुकियो भाई। ठीक है जी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे अब आ गया हमारा बाल विवाह वाला सिस्टम भाई। बाल विवाह, बाल विवाह क्या सिस्टम है जी? जैसे आजकल के देखो, मैं इस बाल विवाह को सही मानता हूं भाई, बाल विवाह सही सिस्टम होया करता। देखो मैं, देखो हर एक को अपने पर्सनल ओपिनियन रखने का अधिकार है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताने का, कदे कोई मतलब कि गुस्सा में हो जाओ तुम बेरा को समाज खराब करा, मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताऊं। क्यों? जैसे देखो पहले जो सिस्टम अगर तो सही होया करता एक दृष्टि अगर आप सोचा तो, जैसे मैं कई बार खाली बैठे ये चीज मेरे दिमाग में विचार विमर्श कराया करूं मैं। आपने साइंस की किताब के अंदर पढ़ा, बायोलॉजी के अंदर क्या चीज पढ़ी आपने, कि जो महिलाएं हैं वो 12 से 13 साल की उम्र के अंदर जवान हो जाती हैं। जवान का मतलब समझते हो? जवान का मतलब ये है भाई, उनके अंदर है जो एग रिलीज वाला जो सिस्टम है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है। एग बनने का मतलब भाई वो एक तरीके से प्रजनन के लिए तैयार है। प्रजनन का मतलब समझ गए? मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए वो तैयार है अकॉर्डिंग टू साइंस, बायोलॉजी के हिसाब से भाई उसके अंदर एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, जो ये बात है महिला के लिए, साइंस के हिसाब से बताने लगे। तुमने बायोलॉजी के अंदर खुद नहीं पढ़ा भाई, 12-13 साल की उम्र में भाई महिलाओं के अंदर मतलब बहुत सारे चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं अंदर, मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर हो जाता है 14-15 साल की उम्र में। जो लड़के थोड़े लेट जवान हुए हैं, 14-15 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं, कंधे चौड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, काख में बाल आएंगे, यो गुट्टू सा बाहर लिगड़ा हुआ है बटन है, ठीक से, और मतलब आवाज़ मोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पुरुषों के अंदर जवानी आनी स्टार्ट हो जाती है लगभग 14-15 साल की उम्र में। अब क्या होता है भाई, देखो मैं एक साइंटिफिक बात समझाता हूँ। अब शरीर के अंदर हार्मोन तो बढ़ेंगे, भगवान ने बना रखा है सिस्टम अंदर से अंदरूनी, और वो हार्मोन क्या है भाई, अब एक नर मादा की तरफ तो अट्रैक्ट होगा भाई, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू साइंस आप लगाओ, हार्मोन बनने स्टार्ट हो गए तो तभी तो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है विपरीत लिंग के प्रति। साइंस के अंदर पढ़ते हो आप लोग, ये चीज 10वीं के अंदर आपने पढ़ी होगी। ठीक है, महिला पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होगी, और तुमने कानून ऐसे बना रखे तुम इनको अट्रैक्ट होने नहीं देते। तुमने मना कर दिया कि 18 साल से पहले इसकी शादी नहीं होगी, तुमने मना कर दिया 21 साल से पहले इसकी शादी नहीं होगी, तो ये क्या करेगा इतने साल बेचारा? खुद बताओ तुम भाई। जवानी इस टाइम आ गई, अंदर का जो शरीर का जो सिस्टम है वो इस टाइम अट्रैक्शन देना स्टार्ट कर गया, लेकिन तुम इनको मतलब तुमने बैन लगा दिया भाई शादी नहीं कर सकते हैं 18 से 21 से पहले। और अभी तो विचार विमर्श चलने लगा, कहने लड़कियों की 21 करेंगे, और खास बात 18-21 के होने में भी शादी नहीं होती। उसके बावजूद भी लड़का अपना कैरियर सेट करने लग रहा है, महिला कैरियर सेट करने लग रही है। ये कैरियर सेट करते रहते 30 साल की उम्र में शादी करते हैं, तब तक क्या करे आप खुद बताओ? शरीर क्या करे? शरीर तो डिमांड करने लग रहा है ना अट्रैक्शन की, लेकिन अट्रैक्शन मिलने नहीं लग रही, तो शरीर क्या करेगा? तभी तो ये समाज के अंदर इतनी घटनाएं होती हैं, इसीलिए तो होती हैं। अगर टाइम से इनकी शादी कर दे, इनके हार्मोन्स को कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सारी समाज की जो चीजें हैं अपने आप सुधर जाएंगी। आई चीज समझ में? तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि बाल विवाह पुराने समय के अंदर उस हिसाब से सही था। ठीक है, बाकी देखो भाई वो तो अलग अलग सरकारें आती हैं, रूल बनाती हैं, समाज बदलता है समय के साथ साथ। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई उस टाइम के हिसाब से चीज़ें सही थी या नहीं थी। मेरे को मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन देना लग रहा है, मेरे को चीज़ें सही लगती है वो वाली जो बाल विवाह वाला जो सिस्टम आया करता। बाल विवाह का मतलब नू कौन कहते भाई 5 साल की छोरी का ब्याह कर दो, या फिर मतलब कि 10 साल का छोरा ब्याह कर, नो, मतलब एक जिस टाइम उनके अंदर वो चेंज होने स्टार्ट हो, लड़कियों की उम्र मिनिमम 14 साल हो, ठीक है, लड़कों की उम्र 17-18 साल हो, ठीक है, उस उम्र में कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल वो है, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है।
सारे नुका सही है, सही है, राजी हो रहे हैं सारे। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देखो भाई क्या हुआ, बाल विवाह से रिलेटेड बात करते हैं। 1891 में एक कानून पास हुआ जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट का मतलब भाई जो तुम्हारी सहमति है, सहमति की उम्र, ठीक है, वो कानून पेश हुआ, तुम्हारा पास हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड। एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एक्ट पास्ड। ठीक है, 1891 में क्या तुम्हारा कंसेंट का मतलब लिख देता हूं सहमति। भाई तुम्हारी जो सहमति की उम्र वाला जो कानून है वो तुम्हारा पास होया। कब हुआ? 1891 के अंदर। किसके प्रयासों की? जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि तुम्हारा ये सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, तुम्हारा ये बाल कौन सा था यो विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के बदौलत। तो ये किसके प्रयासों के बदौलत पास हुआ? ये BM मालाबारी। ये BM मालाबारी था, ये खूब माल ले रहा था। BM मालाबारी के प्रयासों की बदौलत क्या है, तुम्हारा ये एक्ट पास हुआ 1891 के अंदर। ठीक है, क्या एक्ट पास हुआ? एज ऑफ कंसेंट, यानी तुम्हारी सहमति की उम्र। इसके तहत रूल बना दिया गया, अंग्रेज सरकार ने रूल बनाया कि जो भी लड़कियां होंगी, लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र सेट कर दी 12 वर्ष। शादी की मिनिमम एज है वो तुम्हारी सेट कर दी कितनी? 12 वर्ष की सेट कर दी। मिनिमम 12 वर्ष की अगर लड़की है तो उसकी शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कानून ने मतलब रूल सेट कर दिया, 12 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं कर सकते, 12 तो करनी ही करनी पड़ेगी। एग्जाम के अंदर बकायदा आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट तुम्हारा किस वर्ष पास हुआ? 1891 में। किसके प्रयासों की वजह से? BM मालाबारी के प्रयासों की वजह से। ठीक है, और इसके तहत क्या लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी? मिनिमम एज 12 वर्ष कर दी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत ये बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, ये याद के एज ऑफ कंसेंट BM मालाबारी, ऐसे याद रखो। BM मालाबारी, BM मालाबारी का था, खूब माल वाला आदमी था। ठीक है, तो ये बोला मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 12 साल की उम्र में करो चाहे 14 साल की उम्र, अपने पास तो खूब माल है। ठीक है, शादी कर दें, दहेज में फुल पैसा देंगे। इस हिसाब से ऐसे लो BM मालाबारी, यानी शादी का मामला हो तो माल की बात तो होगी ही होगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर अंग्रेज सरकार एक और रूल लेके आई जिसका नाम था शारदा एक्ट। एक्ट का मतलब ही क्या होता है? कानून होता है। तो शारदा एक्ट के तहत नया रूल बनाया गया। इसके तहत जो मादा है, मादा की मिनिमम एज, और जो नर है, नर की, पहले नर की मिनिमम एज सेट नहीं होती, नर तो चाहे कितने साल का शादी कर चुका है, लेकिन मादा की सेट कर दी। तो अब क्या, जो शारदा एक्ट आया इसके तहत रूल फिर से बदल दिया। इसके अंदर क्या कराया अंग्रेजों ने बताया मादा की जो मिनिमम उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए शादी की। ठीक है, 1900 साल लिखा गया, 1930 के अंदर आया था शारदा एक्ट, 1930 में। ठीक है, तो 1930 के अंदर ये रूल बन गया। अभी देखो रिसेंटली आप ये समझ लो, आज से मोटा मोटा 100 साल पहले, 95 साल पहले आज से रूल क्या था हमारा? रूल ये था हमारा मोटा मोटा कि भाई जो भी तुम्हारी मादा है, मादा की मिनिमम उम्र 14 वर्ष होगी, और जो नर है, नर की मिनिमम उम्र 18 वर्ष होगी शादी के लिए। फिर अपना देश आजाद होया, आजाद होते ही फिर रूल चेंज कर दिया, फिर बना दी इसकी 18 वर्ष, इसकी बना दी 21 वर्ष। इबागा नुकवा छोरियां की 21 करेंगे, छोरियां की 22-23 करेंगे, मत नुको इनकी उम्र 50-50 कर दो। ठीक है, छोरी की शादी करने की उम्र 40 वर्ष, छोरा की शादी करने की उम्र 50 वर्ष। ठीक है, मतलब कि जिस टाइम के वो भीतर लो फंक्शन काम करना बंद कर देगा ना, अंडे बनने बंद हो जाए, शुक्राणु बनने बंद हो जाएगा, उस टाइम की शादी करवाओ। ठीक है, या उम्र टेको तामिन की, फिर मजा आऊगा। ठीक है भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई। शारदा एक्ट, सभी साथियों के शारदा एक्ट का बकायदा तुम्हें साल याद होना चाहिए, साल 1930, 1930। ठीक है भाई, चलो आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हर एक चीज के, हर एक व्यक्ति के समझ में आ गई होगी। देखो भाई, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की। भाई पढ़ाई का कैसे क्या कुछ सिस्टम चला, पढ़ाई के अंदर कैसे विकास हुआ, पुराना जो समाज था उसके अंदर पढ़ाई, हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन का उत्थान कैसे हुआ, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आ जाओ। साव ना था पानी तो पीने दो डाकी हो।
आप हंसाते बहुत हो भाई। मैं तो नॉर्मल बात करता मुँह हंसने लग जाओ, हंसने की बात होती तो कोई नहीं। ऐसी कोई बात तो कौन नहीं यार कि जिसमें हंसी आए, वो तो तुम हंसते हो ऑटोमेटिक है। ठीक है भाई, आप कहाँ थे महान आत्मा कालू की लुगाई। कालू की लुगाई गोसे था पहले, मेरे गिल पंगे ना ले भाई। चले आगे, आगे देखो भाई, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर भाई। एजुकेशन का हमारे देश के अंदर विकास कैसे हुआ। तो एजुकेशन का विकास हमारे देश में ऐसे हुआ भाई, 1835 के अंदर भाई एक मैकाले मिनट नाम का सिद्धांत है। मैकाले कौन था? मैकाले उस टाइम हमारा वॉइसरॉय होता था भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल होता था भारत का। वॉइसरॉय वाली तो प्रणाली 1857 की क्रांति के बाद आई थी, तो उससे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल होते थे। तो 1835 में मैकाले क्या था, गवर्नर जनरल था भाई, और वो एक रूल लेके आया जिसका नाम था मैकाले मिनट, ठीक है। इस रूल के तहत क्या था भाई, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए मतलब स्पेशल ये रूल निकाला था मैकाले मिनट। आप ये समझ लो, अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन था, तो मैकाले था, ठीक है। काल था अपना खाता ऐसे देख लो भाई, मैकाले क्या था, काल था, कहा मैं काल हूं, ठीक है। काल का मतलब मुसीबत था अपना खातर अंग्रेज, ठीक है। तो वो अपने लिए एक मुसीबत था। उसने क्या करा, उसने एक रूल निकाल दिया। रूल के अंदर ये जो मैकाले मिनट था, इसके तहत क्या था, उसने बोला कि स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और इंग्लिश क्या है, केवल अमीर लोग यहाँ भी सिखावाएंगे। जैसे मान लिया भाई एक स्पेशल चुनाव कर ले, हाँ भाई यो अमीर है, यो अमीर है, यो अमीर है, इन अमीर अमीर लोगों को सेलेक्ट करके इन भी इंग्लिश सिखा देंगे। और फिर आगे ये जैसे मतलब कि और आपका परिवार में सिखा देंगे, आपके बालका सिखा देंगे, और मतलब धीरे धीरे समाज में फिर आगे और कमजोर तबका के लोग थी वो वर्डिंग पहुंची जाएगी, ठीक, ऑटोमेटिक आगे 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 पहुंच जाएगी। तो उसका नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब समझे, इसका मतलब ये भाई अमीर व्यक्ति को चीजें सिखाएंगे, अमीर व्यक्ति फिर आगे अपने नीचे तबके को थोड़े बहुत वर्ड सिखा दे, वो फिर अगले तबके को थोड़े थोड़े वर्ड सिखा दे, मतलब इस तरीके से आगे आगे एजुकेशन फैलती रहेगी, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि अंग्रेजी का जनक किसको माना था भारत में, तो मैकाले को। चीजें समझ में आई। अब लिखेंगे इसके बारे में। 1835 में मैकाले मिनट नाम का सिद्धांत आया। इस सिद्धांत के अंदर क्या था, इसके तहत अमीर लोगों को इंग्लिश सिखाई गई, ठीक है। मैकाले कौन था हमारा उस टाइम, गवर्नर जनरल, लिख लेना, ठीक है। इसके तहत क्या था, जो अमीर लोग थे उनको इंग्लिश सिखाई गई थी, ठीक है। और जो अमीर लोग थे फिर उसको क्या है आगे मतलब कैसे पहुंचाएंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से। आगे लिखेंगे, अमीर लोग इस इंग्लिश को आगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से पहुंचाएंगे, ठीक है। आगे कैसे पहुंचाएंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो भारत में अगर पूछ ले तुमसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन सा था, क्या हुआ, सर आई फ्लू हो गया क्या आपको? हाँ आई फ्लू हो गया भाई। मैकाले 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 क्लियर है गुरुजी। नेक्स्ट चलो। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। सर मैं यूपी से हूँ और मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपकी क्लास देखती हूँ। अरे अंजलि कुमारी थैंक यू, ज़रूर मारेंगे जारी जस्ट फॉर फन। देखो आगे क्या हमारा फिर क्या हुआ, जैसे
इतनी चीज आ गई तुम्हारे समझ में। अब भारत के अंदर एक प्रश्न आता, प्रीवियस ईयर के अंदर आया तुम्हारा, भारत के अंदर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला गया है? अब आप लोग बोले मैकाले को, कि मैकाले ही भारत के अंदर इंग्लिश भाषा का जनक है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें होंगी। जिस टाइम ये तुम्हारी इंग्लिश एजुकेशन आई मैकाले के द्वारा, उस टाइम हमारे पास मतलब उसी टाइम ये समझो भाई मैकाले ने पेश की थी, और थोड़े दिन बाद गवर्नर जनरल बदल गया था, वो आ गया था विलियम बेंटिक। तो एक तरीके से लागू हुई थी वो बेंटिक के टाइम पर। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला गया है? विलियम बेंटिक को। अगर इन केस ऑप्शन में विलियम बेंटिक ना हो, विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था 1829 के अंदर, अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास विलियम बेंटिक ना हो तो आपको लगाना है मैकाले के ऊपर। चीजें समझ में आई? तो लिखेंगे सभी साथी, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का जो पितामह है वो किसको बोला गया है? वो बोला गया किसको? विलियम बेंटिक को है फादर ऑफ, विलियम बेंटिक को क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया, जो उस टाइम गवर्नर जनरल था, जिसके टाइम पे लागू हुआ। आया किसके टाइम पर था ये? इसके टाइम पर, मैकाले के टाइम पर, ठीक है, मैकाले के द्वारा पेश किया गया था ये। तो अगर आपसे देखो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑप्शन के अंदर विलियम बेंटिक है तो आपको बेंटिक के ही लगाना है, जिसने सती प्रथा को बैन किया था। अगर आपसे पूछ ले हुआ है मतलब बेंटिक अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको मैकाले के ऊपर लगाना। दोनों ऑप्शन में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन साथ में मिलते हैं तब भी आपको बेंटिक के ही लगाना है। चीज आई समझ में? अगर बेंटिक ना हो तब आपको मैकाले के लगाना है। तो ये चीज याद रहिए, बेसिक चीज मैंने आपको बताई, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, ये चीज है मतलब गलत लगी, ये चीज हमको गलत महसूस हुई, मतलब कि समाज के लोगों को भी और अंग्रेजों को भी, फिर बात तो ऊपर तक पहुंच जाती है, इनको भी गलत ये चीज महसूस हुई। फिर इन्होंने एक नया रूल लेके आई है जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ये क्या चीज थी भाई? वुड्स भी क्या था? एक अंग्रेज अधिकारी था। जैसे ये हमारी मैकाले मिनट नाम की थ्योरी आई, उसी टाइप से वुड्स डिस्पैच नाम की भी एक थ्योरी आई, जो कि एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। इसके अंदर क्या था, इसने जो तुम्हारे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाला जो सिस्टम था ना, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। ये क्या बोला भाई? ये जो तुम अमीरों को सिखाते और गरीबों को नहीं सिखाते, ये थ्योरी तुम्हारी गलत है, ये सिद्धांत तुम्हारा गलत है। सिखाओ तो सबको सिखाओ, वरना मत सिखाओ। वुड्स डिस्पैच तुम्हारा आया कब था? साल 1854 में तुम्हारा वुड्स डिस्पैच आया था। कैसे याद रखो? 54 का मतलब चुनाव, 54 चुनाव। तुम स्पेशल चुनाव कर करके लोगों को सिखाने लग रहे हो, ये गलत चीज है। सिखाओ तो सबको सिखाओ, वरना मत सिखाओ। तो वुड्स डिस्पैच आया तुम्हारा 1854 के अंदर। इसके अंदर फिर क्या होया, इसने बोला कि हमारी एजुकेशन होगी 3 लेवल के ऊपर। कौन सी? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक हायर। प्राइमरी के ऊपर इसने बोला हम लोग वर्नाकुलर फॉर्म के अंदर एजुकेशन देंगे। अभी समझाऊं वर्नाकुलर क्या होता है। इसने 3 लेवल बांट दिए एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन, और तुम्हारी सेकेंडरी, और तीसरी थी तुम्हारी टर्सरी, मत बोल देना, हायर, हायर एजुकेशन। ये ऐसे बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी ना, वो किस फॉर्म के अंदर होगी? तुम्हारी वर्नाकुलर फॉर्म के अंदर होगी। वर्नाकुलर फॉर्म कौन सी होती है जी? वर्नाकुलर फॉर्म एग्जाम के अंदर लिखी आती है वर्नाकुलर फॉर्म, उधर ये नहीं लिखा आएगा, इसको वर्नाकुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम के अंदर वर्नाकुलर फॉर्म ही लिखा आता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है भाई तुम्हारा लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जैसे आप हिंदी बोलना, हरियाणवी बोलना, ये लोकल लैंग्वेज अपनी लोकल बोली है, ठीक है। इसने क्या बोला, वुड्स नाम का जो अंग्रेज था, ये क्या बोला, ये ऐसे बोला कि भाई जो भी तुम एजुकेशन दो प्राइमरी क्लासों के अंदर, छोटी क्लासों के अंदर 5वीं क्लास तक, ये तुम उनकी लोकल लैंग्वेज में दो भाई। जैसे मान लिया भाई हम हरियाणा के अंदर रहते तो हरियाणवी में दो, हिंदी में दो, पंजाब के अंदर रहते हो पंजाबी के अंदर, यूपी के अंदर रहते हो तो यूपी वाली जो बोली है उस बोली के अंदर दो। मतलब वहां की जो लोकल लैंग्वेज उस फॉर्म में उन बच्चों को प्राइमरी क्लास के अंदर चीजें सिखाओ। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। फिर जब वो सेकेंडरी में हो जाए, यानी 5वीं से ऊपर वाली क्लासों के अंदर, 10वीं तक 12वीं तक जब भी होंगे वो, तो वहां पर उनको कैसी दे? उनको दो तुम लोग एंग्लो वर्नाकुलर, ठीक है। कैसी दो? एंग्लो वर्नाकुलर। एंग्लो मैंने आपको बताया था,
एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। अभी हमने पीछे नहीं पढ़े थे एंग्लो सिख युद्ध और आंगल सिख युद्ध, आंगल मराठा युद्ध। आंगल एंग्लो बात एक ही है, ठीक है। इसको इंग्लिश में एंग्लो बोल देते, हिंदी में आंगल बोल देते, तो कंफ्यूज होता है ना, ये क्या गया? आंगल सिख युद्ध। आंगल होता है ना अंग्रेज, मतलब एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब हो गया भाई थोड़ी बहुत उनकी लोकल लैंग्वेज भी होगी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी का भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे। चीजें आई समझ? प्राइमरी में ओनली उनकी लोकल लैंग्वेज, सेकेंडरी में एंग्लो वर्नाकुलर। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब भाई उनकी लोकल लैंग्वेज भी होगी और उनकी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा। और हायर क्लासेस के अंदर क्या होता है? हायर क्लासेस के अंदर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनकी पढ़ाई होगी। किसमें? ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये रूल बनाए थे किसने? वुड्स ने, जिनका नाम था वुड्स डिस्पैच। आप लोगों को अगर यकीन ना हो तो अपने मम्मी पापा से आप पूछ के देखना भाई, जैसे जिनके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं भाई, अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है, +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, आप पूछना अपने मम्मी पापा से, या आपके आसपास कोई और अंकल आंटी हो, ताऊ ताई हो जो पढ़े लिखे हैं, उनसे आप पूछना कि आपने पहली बार ABCD सीखी कब थी, तब आपको वो बताएंगे। भाई मैं तो देखो मेरे लिए मम्मी पापा है वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनका हिसाब था बताऊं मैं, वो तो भाई मेरे तीनों में बताया करा, मैं मारती 6ठी क्लास से ABCD सिखानी स्टार्ट करी थी भाई। ठीक है, देखो मैं उनका हिसाब था बताऊं, बाकी आप देखो भाई किस हिसाब से कैसे गए, वो तो ऐसे बताया करा कि भाई हमको 6ठी क्लास के अंदर पहली बार ABCD सिखाई थी, मतलब 5वीं क्लास तक तो उनको ABCD सिखाई नहीं। आजकल तो आपको पता ही है भाई, अपने टाइम पर तो ऐसा ही था भाई, नर्सरी क्लास से ही या पहली क्लास से ही ABCD सिखाने स्टार्ट कर देते थे। लेकिन पुराने समय के अंदर है, जिस टाइम अपने मम्मी पापा और बच्चे आया करते, तो उस टाइम क्या आया करता, 6th क्लास से ABCD सिखाने स्टार्ट कर देते। यानी कि इसी सिद्धांत के ऊपर सारी चीजें अभी तक चलती हुई आने लग रही है। यानी आज़ादी के बाद भी एंग्लो वर्नाकुलर के अंदर मतलब इसी वुड्स डिस्पैच के हिसाब से पढ़ाई होती थी। प्राइमरी के अंदर अपना नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और सेकेंडरी यानी जब तुम 6ठी प्लस हो जाते थे तब तुमको अंग्रेजी का प्रयोग करना सिखाते थे, और फिर ओनली इंग्लिश होती थी, मतलब हायर क्लास के अंदर चॉइस होती थी, आप ओनली हिंदी में पढ़ना चाहो, ओनली इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाहो। ठीक है, तो ये रूल होते थे वुड्स डिस्पैच के अंदर भाई। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई भाई। अब ये जो वुड्स डिस्पैच था ना, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बोला गया था, एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन, आपसे प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम किसको बोला गया था, तो वो वुड्स डिस्पैच को बोला गया था। तो ये चीज याद रखना, बोला गया था। ठीक है जी, अगली चीज जो हमें इसके अंदर पढ़नी है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है भाई? वो क्या है कि जो इसी के अंदर जो एक और चीज भी पूछ जाते हैं, मैं आपको बताने भूल गया, ये जो वुड्स डिस्पैच है किसके टाइम पर लागू हुआ था, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा वुड्स डिस्पैच पेश किसके द्वारा किया गया? वुड्स नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? आपका डलहौजी था। तो डलहौजी के समय पर है ये पेश किया गया। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया, CGL के अंदर आया 2 से 3 बार। वुड्स डिस्पैच गवर्नर जनरल डलहौजी के टाइम पर पेश किया गया, टाइम पर पेश किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है कि वुड्स डिस्पैच पहली बार कब पेश हुआ था, तो डलहौजी के टाइम पर हुआ था। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और इसी वुड्स डिस्पैच ने, ठीक है, इसी वुड्स डिस्पैच के माध्यम से पहली महिला भारतीय यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई थी, जिसका नाम था, मतलब नहीं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछता, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वो थी DK करवे के द्वारा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आती है, 2 से 3 बार आई हुई है। ठीक है, पहली भारतीय महिला यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल नहीं है। स्कूल की बात होगी तब हम वो पढ़ेंगे, वो ज्योतिबा फुले वाला जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन चलती होगी। पहली भारतीय यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा? DK करवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है DK करवे। याद कैसे रखो? याद ऐसे रख लो भाई, DK करवे भाई, डिक के है, डिगने का मतलब होता है देखना भाई, देखने क्या लग रहा है, आजा कर पढ़ाई कर, यूनिवर्सिटी के अंदर आ महिला, बाहर क्या ऐसे ऐसे क्यों डिगने लग रही है, अंदर आके पढ़ाई कर। ठीक है, और ये स्थापित कब हुई थी? साल 1916 के अंदर भाई।
साल कोई नहीं पूछता, आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा करी गई थी डीके कर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिखा भी दूंगा मैं जब ये प्रीवियस ईयर के, जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तब तुमको दिखा भी दूंगा कि हाँ प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है जी। वुड्स डिस्पैच ने 3 यूनिवर्सिटी खोलने की भी सिफारिश करी थी। 3 यूनिवर्सिटी खोलने की सिफारिश की थी। सिफारिश की थी किसने करी थी भाई? तुम्हारा वुड्स जो डिस्पैच है इसने सिफारिश की थी भाई। ठीक है, कौन कौन सी जी? जो भी तुम्हारे ये जो मेट्रो सिटीज है ना, ये जो जिनके पास बंदरगाह लगती है, यानी एक तो बंबई यूनिवर्सिटी, एक हमारी कलकत्ता के अंदर खोलने की सिफारिश करी, और तीसरी मद्रास के अंदर, मद्रास यानी जो चेन्नई है वहां पर। ये जो 3 थी पुराने समय के अंदर बहुत हॉट साइट्स थी। हॉट का मतलब गर्म साइट थी, मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेस चलता था, विदेशों से भी लोग आते, तो इसलिए इनको थोड़ी प्रेफरेंस दी गई थी। ठीक है भाई, तो भाई ये था हमारा आज का सिस्टम। मोटा मोटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लगभग हमने ये समझो 1/3 पार्ट हमने कर लिया। चैप्टर का 3 हिस्से होंगे, यानी 3 क्लासों के अंदर पूरा होगा, तो एक हिस्सा हमने इसका कवर अप कर दिया है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन प्रश्नों की पीडीएफ है या जो इसके हैंडरिटन नोट्स है वो आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो भी अभी आपको बैच के अंदर मिलेगी, यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी। चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, जो भी मैंने आपको चीजें सिखाई क्लास में, कंसेप्ट आपको मैंने सिखाई, जो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताए हैं, सती प्रथा कब आई, ठीक है, किसके उसकी वजह से बैन हुई, ठीक, किसने बैन करी, तुम्हारा ये विधवा पुनर्विवाह कब तुम्हारा वो या दोबारा था स्टार्ट, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल था, ठीक है, बाल विवाह, तुम्हारा शारदा एक्ट कब आया 1930 के अंदर, मिनिमम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष करी गई महिलाओं की, उससे पहले कितनी थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, तो सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। बहुत एजुकेशन सिस्टम के अंदर वुड्स डिस्पैच आया हमारे पास, ठीक है, और हमारी ये जो दूसरी थ्योरी थी वो थी, तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। कौन सी किस साल आई, कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम, किसके द्वारा पेश की गई, जैसे वुड्स डिस्पैच वुड्स के द्वारा पेश करी गई थी। ठीक है, तो ये अंग्रेज अधिकारी होते थे, तो इस हिसाब से चीजें आपको याद रखनी है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खैंच जाओ, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। ठीक है भाई, ओके भाई। और शिक्षक दिवस की देने के लिए, बधाई देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।